हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार नायक। स्वागत है आपका ज्योग्राफी के क्लास में। और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जैक जो मॉडल सेट जारी किया है। और मॉडल सेट में जो प्रश्न यानी क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक पर आज खास करके मैं ज्योग्राफी विषय पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। तो जो ज्योग्राफी में मुख्य रूप से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे, क्योंकि इस जो फर्स्ट चैप्टर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, उस चैप्टर में जितना अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सके, वो आपके साथ में यह डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रश्न बैंक स उत्तर पुस्तिका, मतलब यहाँ पे क्या रहा कि इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों दिए गए हैं। तो इसमें से देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, और हम लोग सब्जेक्टिव भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 2023-24 के लिए है ना, ज्योग्राफी जो सिलेबस जारी किया है ना, वो देख लेंगे पहले हम लोग। इस चैप्टर में कौन कौन से, मतलब इस ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और उस चैप्टर के बारे में हम आपके साथ वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका चैप्टर कौन सा होगा, फर्स्ट चैप्टर कौन है, सेकेंड चैप्टर कौन है, थर्ड चैप्टर कौन है ना। और उस प्रत्येक चैप्टर से जितना इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सके, सभी प्रश्न में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, है ना। और आपके एग्ज़ाम में एक से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, है ना। तो ये सब खुद से पढ़ लेंगे, आप खुद से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना, यदि आपको वहाँ पे ना मिले वो टॉपिक, तो आप बने रहेंगे, तो आपको ये फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में यहाँ हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं, जो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, वो पढ़ना है चैप्टर 1 मानव भूगोल, दूसरा पढ़ना विश्व जनसंख्या, तीसरा पढ़ना जनसंख्या संगठन, मानव विकास, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। और यहाँ देखेंगे ये पार्ट ए में हमको पढ़ना है, पार्ट ए में पढ़ना है, ये पार्ट हमारा बी में है। तो पार्ट ए में कुल मिलाकर आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि इस चैप्टर को वन बाय वन और बढ़िया तरीक़ा से डिस्क्राइब करके पढ़ें, जहां आपको रिकॉर्डेड वीडियो, सब्जेक्टिव नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स, लाइव क्लासेस, तो आप प्ले स्टोर से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप कोर्स को परचेज कीजिए, है ना। बहुत ही एकदम मिनिमम रेट में आपको कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए जो पार्ट बी है, तो पार्ट बी में कितना चैप्टर्स पढ़ना है। देखिए पार्ट बी में जनसंख्या वितरण घनत्व ये पढ़ना है, प्रवास के प्रकार पढ़ना है, मानव विकास पढ़ना है, मानव बस्तियाँ पढ़ना है, भू संसाधन पढ़ना है, जल संसाधन पढ़ना है, और खनिज ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 12 चैप्टर। तो पार्ट ए में 10 चैप्टर प्लस यहाँ पर आपको पढ़ना 12, यानी देखेंगे तो कुल मिलाकर 22 चैप्टर्स पढ़ना है आपको, है ना। पार्ट ए और बी मिलाकर 22 चैप्टर आपको पढ़ना है। और 22 चैप्टर के पढ़ने के बाद जो एग्ज़ाम का इसका जो पैटर्न होगा, वो 100 मार्क्स में हम लोग देखेंगे। तो जो 70 मार्क्स होगा वो प्रैक्टिकल होगा, और 30 मार्क्स जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, और जो 70 मार्क्स होगा वो रिटिन होगा। तो जो 70 मार्क्स जो है वो 35 ऑब्जेक्टिव होगा और 35 सब्जेक्टिव होगा। फिर से ध्यान देंगे, है ना, क्या मैं बोल रहा हूँ कि देखिए 35, है ना, यहाँ देखेंगे जो 30 मार्क्स जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और 35 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होगा। तो आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों के बीच कन्फ्यूजन है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ अब इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर सबसे पहला मैं चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ तो मानव भूगोल डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुछ पॉइंट है यहाँ पे उस चैप्टर का, है ना, उस बिंदु पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए और विस्तार से वीडियो चाहिए, तो आप प्ले स्टोर से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ से कोर्स को परचेज कीजिए। तो सबसे पहला देखेंगे कि भूगोल एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें पृथ्वी के भौतिक तथा मानवीय दोनों घटनों का स्थानिक दृष्टिकोण से इसको क्या अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला देखेंगे कि भूगोल जो है उसके 2 शाखा है। पहला है मानव भूगोल और दूसरा है भौतिक भूगोल।
तो भूगोल की कितने शाखाएं होंगे? 2 शाखाएं। इसमें पूछ सकता है कि भूगोल की मुख्य कितने शाखाएं हैं, तो क्या आप मारेंगे यहाँ पे क्या बताएंगे? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो मैं इस चैप्टर को है ना लॉन्ग डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधे जो मुझे डिस्कस करना है ना, वो किस पे डिस्कस करना है? क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखेंगे भूगोल अनुभविक और व्यवहारिक एवं समकालन करने वाला विषय। इसके अंतर्गत पृथ्वी धरातल पे होने वाली सभी घटनाओं के अध्ययन है ना के संदर्भ में किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये सारा टॉपिक आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि ये आपका क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चन के नीचे आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है, समझ रहे ना। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखिए जिसका सीधा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा मैं सीधा आपके साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे उत्तर की आंसर की है, तो एक बार उसको आप वीडियो को बढ़िया से सुन लेंगे, ठीक है, तो आपको क्लियरली आंसर याद हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? संकलनात्मक अनुशासन ये वर्णन करता है, समझ रहे ना। उसके बाद क्या होगा? मानव और पर्यावरण, इन दोनों संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है, ये भी है। तो प्रौद्योगिकी के विकास के स्वरूप, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, घ नंबर, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर होगा। तो ये वाला उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से आज आपको साथ हम ना 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो 15 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, है ना। आप क्या बोलता है यहाँ पे, और कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लूँगा जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप क्या बोलता है? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विज्ञान है ना विद्वान ने किया था? संभववाद, है ना। तो संभववाद जो है उसको क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, दूसरा का हो जाएगा ग अनिजा, है ना, लुसियन फैब्रे, इसका हो जाएगा ये आंसर। अब ये नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक है आपको कौन है? ग्रिफिथ टेलर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आपका, सी नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का, तो आपके बीच यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है कि यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा और चट्टानों के पदार्थों के नमूने, या प्राचीन महाकाव्य। तो जो 4 नंबर है उसका जो सीधा आंसर होगा, है ना, चौथा का, वो होगा ग नंबर। यहाँ पे देखिए चौथा का ग नंबर होगा। तो ग में कौन है कि कौन सा भौगोलिक सूचना, है ना, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देंगे, नहीं है नहीं बोल रहा है, यहाँ पे नहीं शब्द लगा दिया है। और क्वेश्चन में ये छोटी छोटी चीज़ पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमारा शायद ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आप जानते हैं कि यदि 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन होगा और उसका आप राइट आंसर नहीं देंगे तो ये आपका मार्क्स 0 हो जाएगा। इसलिए कभी भी 1 मार्क्स में आपका आंसर सही होना चाहिए, है ना। आप क्या बोलता है? एंथ्रोपिजियोग्राफी नामक पुस्तक, है ना, किसने लिखी थी? तो देखिए यहाँ पे एंथ्रोपिजियोग्राफी पुस्तक जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो जो 5 का आंसर होगा वो कौन होगा, है ना, फ्रेडरिक रेटजेल। और यहाँ पे देखिए फ्रेडरिक रेटजेल को क्या बोलते हैं? मानव भूगोल का पिता, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, है ना, मानव भूगोल का पिता कहते हैं किसको हम लोग? फ्रेडरिक रेटजेल को। और उन्होंने ही एंथ्रोपिजियोग्राफी नामक पुस्तक को लिखा था, समझे। तो ये एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जो जनक है कौन होगा? फ्रेडरिक रेटजेल, है ना। तो ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक क्लियर होगा। 6 में ये, है ना, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ देखेंगे एरेटोस्थनीज जो है वो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए एरेटोस्थनीज को किसको बोलते हैं? भूगोल का पिता कहते हैं। याद हो गया होगा, हम क्या बोलते हैं उसको? भूगोल के पिता बोलते हैं, है ना। तो और उन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन? एरेटोस्थनीज ने, इसलिए इसको ज्योग्राफी के पिता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि एरेटोस्थनीज को ही भूगोल का हम पिता कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थोड़ा 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको हम लोग क्या बोल रहा है
कि रुको और जाओ, रुको और जाओ, इसकी संबंध जो है वो किससे है, समझ रहे ना। तो रुको और जाओ, तो इसकी संबंध सबसे पहले हम लोग देखेंगे किससे है। तो क्या हो रहा है, आपके बीच 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों आंसर के आप बारीकी से देखेंगे, है ना। तो बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, रुको और जाओ। तो रुको और जाओ का जो सही है नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, रुको और जाओ का संबंध किस विचारधारा से है, तो मानव भूगोल का एक विचारधारा है, कौन सा, नव निश्चयवाद विचारधारा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, 8 देखेंगे। तो आपको आंसर की नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं है, आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच, है ना, न्योन क्रिया से सर्वाधिक महत्वपूर्ण की कारक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहला देखेंगे मानव की बुद्धिमत्ता, लोगों का अनुभव और मानवीय भाईचारा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, मानव के भाईचारा से इसका कोई संबंध नहीं है। तो प्रौद्योगिकी, मतलब हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी जो है ये क्या हो रहा है, ये अधिक महत्वपूर्ण कारक है जो मानव की विकास तीव्र गति से हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा 8 का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो बोलता है मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन या कथन किसका है। क्या बोलता है, मानव भूगोल, है ना, मानव भूगोल मानव और समाज, है ना, धरातल के बीच का संबंध है, संश्लेषित अध्ययन है या कथन किसका है। देखिए आपके बीच जो है कुमारी सैंपल, चार्ल्स डार्विन, है ना, उसके बाद रेडजेल। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 के जो सीधा आंसर होगा, देखिए ये वाला होगा आपका, है ना, फ्रेडरिक रेडजेल होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यहाँ पे देखिए एक फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि आप ना इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझना चाहते हैं, है ना, तो इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने क्या बताया कि कॉमर्स वर्ल्ड प्ले स्टोर से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से एकदम बिल्कुल सस्ते दर पे कोर्स उपलब्ध है, वहाँ से खरीदिए। रिकॉर्डेड वीडियो, है ना, लाइव क्लासेस, PDF नोट्स सारा उपलब्ध है वहाँ पे। तो फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं ये डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहला हम लोग 1 मार्क्स का डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन सा, क्या बोल रहा, निम्नलिखित में, बोलता निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा आपका, है ना, मात्रात्मक क्रांति। देखिए ये हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन आंसर नंबर कौन सा, बी, ठीक है। बोलता फ्रेडरिक रेडजिल की शिष्या का नाम बताइए। तो फ्रेडरिक रेडजिल की जो शिष्या है ना, वो क्या हो जाएगा, कुमारी सैंपल। देखिए यहाँ पे कुमारी सैंपल, देखिए एक क्वेश्चन ना जैक में ये पूछ चुका है ना। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक रेडजिल की शिष्या कौन है, है ना, कुमारी एलन सैंपल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। आर्थिक भूगोल बोल रहा है, तो आर्थिक भूगोल में हम लोग किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। तो आर्थिक भूगोल में क्या बोलता है, संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, कृषि भूगोल, इस सभी को शामिल करेंगे। तो किसको नहीं शामिल करेंगे जी, हम लोग घ नंबर को शामिल नहीं करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे किसका बात करेंगे, 13 का बात करते हैं थोड़ा, है ना। क्या बोलता है, संभववाद की अवधारणा में, क्या बोल रहा है, फिर से ध्यान दीजिएगा। बोलता है यहाँ पे कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण, है ना, माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट आंसर अगर देखेंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, मानवीय घटक। चूँकि यहाँ पे मानव भूगोल किससे रिलेटेड बहुत डिस्कस कर रहा टॉपिक है, मानव भूगोल, मानव से, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मानवीय घटक। बोलता मार्क्स के सिद्धांत का, क्वेश्चन नंबर 14, 13 आपको क्लियर हो गया आंसर। तो देखिए ये आपका राइट आंसर है ना। तो एक बार आप ना ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप 15 तक कॉपी में लिखिए और एक लाइन छोड़ दीजिए आप, और एक बार आप वीडियो को देखिए और बिना देखे आंसर लिखिए। अगर आप बिना देखे आंसर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी ने कहा राइट मेन मेक्स अ परफेक्ट, और इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति
यदि कुछ पढ़ता है और उसको बिना देखे वो लिख देता है तो बेसिकली उसका बहुत कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो कभी भूलेगा नहीं। इसलिए किसी ने कहा था राइट मीन मेक्स ए परफेक्ट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोलता मार्क्स के सिद्धांत, है ना, का प्रयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, देखो, मूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा। अब ये क्या होता है ना, तो आपके इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो में इस पर बहुत विशेष तरीक़ा से मैंने डिस्कस किया हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1990 के दशक में भूगोल को किस उपागम के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला देखेंगे तो यहाँ पे सबसे 4 ऑप्शन है, आधुनिकवाद, संभववाद, अन्वेषणवाद और आधुनिकवाद। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आधुनिकवाद, 1990 के दशक में उपागम, तो आधुनिकवाद पर अधिक बल दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपका 15 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा विथ आंसर, ठीक है। तो थोड़ा देखिए, ये था आपका बहुविकल्पित। बहुविकल्पित का मतलब क्या होगा, है ना, MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन जो राइट होगा उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। तो एग्जाम में तो आपका MCQ जो है वो OMR सीट के ऊपर होगा। इसके हम देखते हैं, थोड़ा अति लघु उत्तर देखते हैं क्या बोलता है। देखिए अभी मैं डिस्कस किया हूँ, तो भूगोल की 2 शाखाओं का नाम बताइए। तो भूगोल की 2 शाखा कौन कौन है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, बस इतना याद रखिएगा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के जनक कौन है, तो मानव भूगोल के जनक है रेडजेल, और उन्होंने सर्वप्रथम मानव भूगोल की परिभाषा दिया था, इसीलिए मानव भूगोल को हम जनक बोलते हैं। और भौतिक भूगोल का जो जनक है पोलिडोनियस है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक याद हो गया होगा। मानव भूगोल की कितने शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल है इसके जो जनक है उसको बोलते हैं हम लोग पोलिडोनियस, और मानव भूगोल को रेडजेल बोलते हैं, है ना। और रेडजेल मानव भूगोल का जनक है। तो रेडजेल पहली बार मानव भूगोल की परिभाषा दिया था, इसीलिए रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं आपके पास, ठीक है। तो दूसरा क्या बोल रहा है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो संभववाद जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, है ना, लुसियन फेवरे ने किया था। देखिए ये नाम याद रखिएगा, बस आपको ये नाम याद रखना, खुद बाकी खुद को आप सेंटेंस बना सकते हैं, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्योग्राफी, तो आप ना ज्योग्राफी सबसे पहले देखेंगे तो क्या होता है, जियो जोड़ राफूस, है ना। तो जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और राफूस का क्या होता है, वर्णन, है ना। पृथ्वी की वर्णन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, पृथ्वी का वर्णन। देखिए मैं फिर से यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा, अच्छा चलिए यहाँ पे थोड़ा वाइट पेज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति 3 भाषाओं में हुई थी। पहला इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या होगा, जियो जोड़ राफोस या ग्राफोस, जो भी बोलिए इसको। तो जियो का अर्थ क्या होता है, अर्थ, और राफोस का मतलब क्या, डिस्क्राइब, है ना, डिस्क्राइब ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। तो ज्योग्राफी शब्द का क्या अर्थ होगा, पृथ्वी का वर्णन, है ना, पृथ्वी का वर्णन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, सो ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 11 से रिलेटेड है, 11 में पढ़े होंगे इसको। बोलता ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन, है ना। तो इस देखिए आपको ये सेंटेंस खुद से बना लीजिएगा, तो ये आप याद रखेंगे, इसके कौन है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। आइए 5 में बात करें, कुल कितना प्रश्न है। चलिए आपको 11 तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बाद में इसका वीडियो 2 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या बोलता है, पर्यावरण का निश्चयवाद क्या है? तो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करना क्या कहलाता है, पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। प्रकृति के अनुसार, जैसे आप गर्मी है तो गर्मी में लोग कैसे रहेंगे, ठंडा है तो लोग वहाँ कैसे उस अपने आप के मतलब मौसम के हिसाब से व्यक्ति एडजस्ट कर जाता है। गर्मी में जैसे भाई ठंडा है तो लोग स्वेटर पहनना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो क्या होता है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपने आप को ढलने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। बोलता है राजनीतिक भूगोल के 2 उप शाखाओं का नाम बताइए, है ना। तो उप शाखाओं का पहले क्या है, राजनीतिक भूगोल
तो पहला निर्वाचन, राजनीतिक भूगोल का अर्थ होता है जहाँ पे राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल पढ़े होंगे, है ना। अब क्या राजनीतिक भूगोल और सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल आप समझ रहे हैं, तो राजनीतिक भूगोल के दो शाखा, सैन्य भूगोल और निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव और सैन्य का मतलब क्या, सेना। अब अभी मैंने देखिए अभी पिछले मतलब क्वेश्चंस में डिस्कस किए होंगे एमसीक्यू में, एंथ्रोपिजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी, है ना, फ्रेडरिक रेडजेल। तो फ्रेडरिक रेडजेल जो है उन्होंने इसका लिखा था, समझे। आप फ्रेडरिक रेडजेल को क्या बोलते हैं, मानव, है ना, भूगोल, मानव भूगोल का पिता कहते हैं। मानव भूगोल को पिता कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैक में इसको कई बार पूछा है, इसको मैं VVI बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये VVI है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संभववाद क्या है। तो प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना, प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। फिर से समझिएगा, प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना। जो हम लोग टेक्नोलॉजी का जो विकास कर रहे हैं उसमें किसको समझना, प्रकृति को समझना है। और तो प्रकृति को अपने अनुसार ढालना, ये क्या कहलाता है, संभववाद कहलाता है, जिसकी अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, मानव भूगोल में, है ना। देखिए अब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो अभी ऊपर भी पढ़े होंगे, कौन था, ग्रिफिथ टेलर। कहाँ के थे वो, अमेरिका के भूगोलविदा थे ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने नौ निश्चयवाद। तो नौ निश्चयवाद क्या बोला, रुको और जाओ, अभी ऊपर में पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो देखेंगे थोड़ा सा। बोलता मानव भूगोल अध्ययन हेतु उपागम के रूप में मानवतावादी एवं व्यवहारवादी विचार का आरंभ कब हुआ था, 1990 के दशक में। तो दशक शब्द का क्या अर्थ होता है, 10 वर्ष। 10 वर्ष, जैसे मान लेते हैं 1900, है ना, 90 से लेकर 2000, अच्छा 190 लिखा गया यहाँ पे, मैं ऐसे सुधार देता हूँ। ये हो गया आपका 2000 तक। तो इन कितना का अंतर है जी, 10 वर्ष का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशक। क्या बोलेंगे इसको, दशक। तो मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम में जो मानवतावादी का जो विचारधारा है वो कब शुरुआत होता, 1990 में। आइए थोड़ा आगे लेकर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जर्मन विद्वान कौन थे, जर्मन विद्वान थे फ्रेडरिक रेडजेल, जिसको हम आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। और फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल को जनक कहते हैं, क्योंकि फ्रेडरिक रेडजेल ने सर्वप्रथम मानव भूगोल की परिभाषा दिया था, इसीलिए उसे मानव भूगोल का भी जनक कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ में आ गया होगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस हर दिन, है ना, आपके साथ में इस तरह जो मॉडल सेट जारी किया है, जो क्वेश्चन बैंक जारी किया है, उस क्वेश्चन बैंक को इसी तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो आप, है ना, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह का वीडियो आपके तक मिलता रहे।